बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आरिफ मुकीम। आप देख रहे हैं आरिफाना पॉडकास्ट। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर एक ऐसा तनाज़ा है जो न सिर्फ इन दो ममालिक के दरमियान बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए एक मसले का बाइस है। ये 1947 से लेकर आज तक एक हल तलब मसला है जिसमें आलमी बरादरी का भी अपना एक किरदार है और इन दोनों ममालिक का भी। और इसमें जो सबसे अहम जुज़ है वो है ख़ुद कश्मीर। कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी अवाम जो एक सऊबत सह रहे हैं, वो इसका एक अफसोसनाक पहलू है। मसला कश्मीर को हमारे लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है और इसको इसकी तह में जानना ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान का एक बयानिया है जो हमें पता होना चाहिए। जब हम आज की नई नस्ल जब कश्मीर के आज की नई नस्ल जब कश्मीर के हवाले से बात करती है तो उसे कश्मीर के मसले की बेसिक्स का ज़रूर पता होना चाहिए। इसलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है लेफ्टिनेंट कर्नल जमील मुख्तार साहब को। जमील मुख्तार साहब ने अभी हाल ही में ये एक रिसर्च बेस्ड अपनी एक किताब लिखी, द बिट्रेयल ऑफ कश्मीर अ ब्रिटिश इंडियन कॉन्स्पिरेसी। तो हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में कि इसकी जो बेसिक्स हैं कि मसला कश्मीर बेसिकली है क्या, हम उसको ज़रूर इनसे जानेंगे और भी मज़ीद बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका सर, आप तशरीफ़ लाए। सर, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, आपकी ये तहकीक भी हमने देखी। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराएंगे ताकि हमारे नाजरीन को पता चल जाए कि हम वो किसको सुन रहे हैं और उनके उससे वो अखज़ कर सकते हैं कि आपकी बात कितनी अहम होगी। मैं एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ फ्रॉम कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं अप्रैल 1973 में मैंने कमीशन लिया था और नवंबर 2000 में मैं रिटायर हुआ। लाइक ऑल पाकिस्तानीज, मैं भी मसला कश्मीर में इंटरेस्टेड था और शुरू में जब हम ग्रोइंग अप इट वाज अ टॉक ऑफ ऑल फैमिली जो हाउस होल्ड के थे। प्रेस उस पर बात करता था क्योंकि ये जो उसकी एक्सेशन हुई थी ना, वो अगेंस्ट दी स्टैब्लिश प्रिंसिपल जो थे ना, उसके ख़िलाफ़ हुई थी। जो एक स्टैब्लिश प्रिंसिपल था, जब इसमें एक्चुअली तो शुरू में जो बात थी कि इसकी लेबर टू बी इंडिपेंडेंट, जो क्योंकि जो उसकी पैरामाउंसी थी, जो ब्रिटिश जब वो जा रहे थे मई 12 1946 का जो इसका कैबिनेट मिशन प्लान का उसका जो एक अहम जोश था वो ये था कि ये पैरामाउंसी विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी ऑफ द टू डोमिनियंस। ओके। लेकिन उस पर नेहरू और गांधी वगैरह इस पे थे कि नेहरू ने तो ये कहा कि दे हैव टू कम इनटू द यूनियन, ऑल स्टेट्स जो हमारे हिस्से की हैं, दे हैव टू कम टू द इंडियन यूनियन, और अगर नहीं आएंगे तो वील वेज वॉर ऑन देम। और अगर जिस फॉरेन पावर ने भी उन्हें रिकग्नाइज किया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट तो वो भी इसके लिए तैयार रहें। यार एटीट्यूड विद देम विल बी डिफरेंट। सेकेंडली, इवन गांधी साहब भी ये कहते थे कि ये जो हमारे साथ एक्सेशन जिनकी नहीं होती है, वो यूनियन में नहीं आते, इट विल बी ए वॉर अगेंस्ट द टीमिंग मिलियंस ऑफ इंडियंस। ओके। अच्छा, हमारा फायदा है इसे इसको ये लिस्टोवल जो थे उस वक्त तो नोएल बेकर के बाद वो सेक्रेटरी ऑफ कॉमन सेंस रिलेशन थे या सेक्रेटरी फॉर इंडिया ऑफिस थे। उन्होंने कहा कि जी वी वुड नॉट लाइक टू सी एनी सच स्टेट्स कमिंग अप। ओके। और माउंटबेटन ने कहा जी इनको जो इनका एक्सेशन होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन जोग्राफिक सिचुएशन एंड रिलीजियस इंटरेस्ट। ठीक हो गया। तो उसे अच्छा, अब ये माउंटबेटन ने कहा था? ये माउंटबेटन ने। ठीक है। ये सारे होगा मकसद ये था कि जो मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट्स हैं, इफ दे आर कंटिगुअस, मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट्स हैं उनको और कंटिगुअस टू पाकिस्तान है, तो उन्हें पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना होगा। ठीक है। इस सिलसिले में जोधपुर
जी जोधपुर एक बिल्कुल रियासत थी जो हिंदुओं की थी, एंड उसका महाराजा चाहता था कि पाकिस्तान से इलाक हो। अच्छा तो नेहरू माउंटबेटन ने उसे ड्रेसिंग डाउन दी थी और उसे कहा था कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेशन के अगेंस्ट। ओके अच्छा, अब वही हम जब कश्मीर की बात हुई हम्म तो कश्मीर वॉज ए मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट, हम्म इट वॉज कंटिग्यूअस टू वेस्ट पंजाब एंड नॉर्थ, तो इट हैड टू कम टू पाकिस्तान, सही उसकी बात नहीं थी। अब इसके पीछे ये बैकग्राउंड ये हुआ कि उन्होंने नेहरू साहब वॉज इंटरेस्टेड कि कश्मीर शुड कम टू देम फॉर वॉट एवर रीजन, और वो उनका चूंकि उनका एक ख्याल ये था कि हम एक ऐसी मुमलिकत बनाए अखंड भारत जैसा कि हमारे जितने सारे स्टेट्स हों दे विल बी, और इवन वो पाकिस्तान के साथ उनका एटीट्यूड ये था कि अल्टीमेटली में मदगम हो जाएगा। सही तो वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में थी। तो उन्होंने जब ये पार्टीशन हुआ, अव्वल तो जो प्लान ऑफ पार्टीशन था, मैं उस पर भी मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, बल्कि एतराज़ ये है जी कि जब आपने पंजाब का और बंगाल का पार्टीशन किया जी तो वो माइनॉरिटी डिसीजन था। अगर आप दोनों को, इन्होंने कहा था कि ईस्ट पंजाब के लोग जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो उसकी असेंबली की मेंबर है, जी और जो वेस्ट पंजाब में जो आते हैं उसकी असेंबली की मेंबर जो है, जब उनकी वोटिंग हुई थी ना, तो जो वेस्ट पंजाब को और ईस्ट पंजाब में जो दोज हु वांटेड टू कीप इट एज ए वन एंटिटी, जी उनके नंबर ज़्यादा थे। ओके तो इसलिए ये एक सॉर्ट ऑफ ए माइनॉरिटी डिसीजन था। लेकिन इन्होंने जो उसके जवाबित बताए थे, कवायद और जवाबित जो थे, उसमें कहा था कि अगर एक भी पोर्शन कहे कि नो दे विल हैव टू सेपरेट, तो सेपरेट हो जाएगी। तो ये तो ऑब्वियस था कि वो जिन्होंने कहना था, हालांकि तो वो एक हुआ। और उसके बाद, इसके बाद जब जो सेकंड हुआ तो मेजॉरिटी की जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में से 3 को आपने इंडिया को दे दिया, बटाला एंड गुरदासपुर जो तहसीलें थी, दे वर ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस, बिल्कुल मुस्लिम मेजॉरिटी तहसील थी। पर ये बल्कि ये जो अब बातें आती हैं वो ये कि ये तो रास्ता देने के लिए गुरदासपुर ये रास्ता देने के लिए दिया था, और उससे पहले भी ये बात थी कि आचार्य कृपलानी साहब जो कांग्रेस के सदर थे, जी वो महाराजा को मिलने गए मई के अंदर या जून के अंदर। सर बल्कि महाराजा को, आपने नेहरू का जिक्र किया, नेहरू और महाराजा एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, उसके महाराजा ने उसे कश्मीर आने भी नहीं दिया था, और माउंटबेटन ने उसे मना किया था कि तुमने नहीं जाना है। लेकिन आचार्य कृपलानी साहब गए जो कांग्रेस के सदर थे, ये बिफोर अगस्त 1947 ओके गांधी साहब गए थे पटियाला के, कपूरथला और फरीदकोट के, जी जी तीनों सिख महाराजा गए, सही। फिर गांधी साहब गए, और बाद में माउंटबेटन भी किया, और 4 दिन वहाँ रहा, 16 जून से, अब मुझे डेटें याद नहीं है। तो दे वर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस कि जी आप इस तरह इधर ही करने। तो अब जो बात हुई है तो इस तरह के, अब जब वो चला गया तो बाद में जब एक्सेशन हुई वो उस पर जब आप जी जी उस पर बात, ये तो नेहरू का नैरेटिव हो गया। हाँ जी। कायद का नैरेटिव क्या था उस वक्त? कायद ने भी कहा था कि ये हमारी शहरक है, नहीं शहरक है, इट हैड टू कम टू पाकिस्तान। देखिए जी, मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया है जो इसके द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टीशन जो थे, और प्रिंसिपल ऑफ एक्सेशन ऑफ द स्टेट्स जी जी टू आइदर ऑफ द 2 डोमेनियंस, वो यही थे, कंटिग्यूटी और रिलीजियस। उसके महाराजा का, अभी मैंने बताया जोधपुर वाला चाहता था खुद, जी जी उसे मना कर दिया, आपने दूसरा उसे मना कर दिया आप। और जब हमने इसने किया, क्या नाम है, नवाब ऑफ जूनागढ़ ने अपने किया, तो उसने ये कहा कि जी हो ही नहीं सकता, जैसे अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन। इसी तरह हैदराबाद वाला चाहता था इंडिपेंडेंट स्टेटस अपना मेंटेन करना, और लेकिन उन्होंने भी कहा कि नथिंग डूइंग, सही। तो इसलिए इसे, मतलब ये अगर आप देखें ना, तो ये दिस वाज वन केस जिसको अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन हुआ है, और इसके ऊपर आपको पता ही है कि जंगें हो चुकी हैं। जी जी। तो ये हमारी, इस पे पानी हमारा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन थी ज़्यादातर, तो ये सारी है। अच्छा सर, फिर वही अगेन मैं वही सवाल करूंगा कि जो नेहरू ने इतना सख्त स्टैंड लिया और इंडिया आज तक इस पे है, इसकी बेसिकली इसकी क्या वजह है? मेरा ये तो, वो कहते हैं कि नेहरू का एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स बिलोंग टू कश्मीर, लेकिन वो 150-200 साल पहले की बात थी जी। आई डोंट थिंक
इट वॉज ओनली ए शोशा, मकसद उनका था कि इसे काबू करना है और किस तरह करना है, बस। कोई इसकी ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस है इसमें? ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस पे मैं आपको इसलिए नहीं बोल सकता कि मैं उस सब्जेक्ट को ऐसे स्टडी नहीं किया, लेकिन मैं जो एज ए लेमैन ऑन ज्योग्राफी आई कैन ओनली से कि वहाँ हमारा पानी, या दूसरा ये था कि इसके साथ अब अगर उनका ये ख्याल अगर जो उन्हें मिल जाएगा ना इसका, गिलगित इट वॉज ए ह्यूज प्रोविंस, इट वॉज ए ह्यूज स्टेट, और इसका चाइना के साथ है, इंडिया के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, इट हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। ठीक है। तो ये मेरी मतलब मैं इसके ऊपर कोई ऐसी राय नहीं दे सकता कोई सा, लेकिन जो मैं जानता हूँ वो मैं बता सकता हूँ। चलें आते हैं अब इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, मुआहदा इल्हाक, इस पे क्या कहेंगे? क्या हुआ था? मुआहदा हुआ भी था कि नहीं हुआ था? मुआहदा देखें जी, इस पे मैंने रिसर्च की है। सही। और ये किताब में ये जो डेट है ना 26 अक्टूबर की, और उसमें ये वीपी मेनन साहब, ये इनके इसका जो प्रेमाइस है ना वो वीपी मेनन की 26 अक्टूबर की विजिट है, और उसने कहा मैं और महाजन जो उस पर दिल्ली में आया हुआ था, ये 25 अक्टूबर को ये लोग गए थे, तो वो मेनन के साथ वापस आ गया था दिल्ली में 25 अक्टूबर को। अच्छा। और उस पे वो और हम साथ गए, और 26 अक्टूबर को जम्मू में हम गए और महाराजा साहब ने साइन किया और हम वापस आ गए, और 27 को माउंटबेटन ने उसे अप्रूव कर लिया। लेकिन जो मेरी रिसर्च है वो ये है कि 26 को ये गए, अच्छा, दोनों नहीं गए, और ये इनकी अपनी जो इसने एक एक्सेशन ऑफ स्टेट्स लिखी है वीपी मेनन ने, और एक ये लिखी है लुकिंग बैक महाजन ने। महाजन क्लियर कट खुद लिखता है कि मैं 26 को नहीं गया, और वीपी मेनन और मैं 27 को गए हैं, जब हमें पता चल गया कि इंडियन फोर्सेस हैव लैंडेड इन श्रीनगर। ओके। तो इसका मकसद ये, अब इसके और भी आप उसे बता सकते हैं कि एक आपकी कोई फॉरेन फोर्सेज आर ऑलरेडी इन योर कंट्री, तो वो जो मर्जी चाहे करा सकती हैं। और दूसरा ये महाराजा साहब हैड ऑलरेडी लेफ्ट, भाग गया था अपनी श्रीनगर से, और जम्मू में वो चला गया था जी। तो वो ही हैड वर्चुअली एब्डिकेटेड। ये दो चीजें। लेकिन अच्छा, इससे खाली ये मैंने इनकी बातों से नहीं लिखा, मैंने ये किताब में एक बड़ा चैप्टर है, एंड दिस इज प्रॉब्ली समथिंग व्हिच वी मस्ट ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द वर्ल्ड पावर्स, कि ये अपने ऐसे झूठे हैं कि अपनी ये ऐसे काम भी कर सकते हैं अपने आप को, मतलब झूठी उन्होंने खुद ही बना दिया, खुद ही बनाया और उसी पे चले। अच्छा, दूसरी बात ये है, और माउंटबेटन को भी पता था। अच्छा, माउंटबेटन को भी पता था, और ब्रिटिश हाई कमीशन जो थी उनको भी पता था कि ये नहीं गए। इसीलिए ये इसका ब्रिटिश इंडिया मैंने लिखा है ना जी, ब्रिटिश इंडियन कॉन्स्पिरेसी। उन्हें पता था, क्यों नहीं उन्होंने बताया, अल्लाह भी तक जानता है। सर सिंपल लफ्जों में मुआहदा इल्हाक बताएं, क्या था? इसका इलाज ये था ना, एक तो एक सेशन हो गई कि भी उनके साथ था, उसके साथ उसने 6-7 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में उसने 7-8 कंडीशनें लिखी थी। सिर्फ जो था ना डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन पे उन्हें दिया था। बाकी उसने कहा था कि मैं, मतलब उसने अपनी सॉवरेनिटी को बरकरार रखने की कोशिश की थी महाराजा ने। और नहीं, ये तो आर्टिकल 370 तो बात की बात है। अच्छा, जो उसके अंदर 8 कंडीशंस थी। ओके। और वो 8 कंडीशंस जो थी, अच्छा, उसमें ये था कि ये मामला अपना उनकी सॉवरेनिटी वगैरह और वो अपना उसका स्टेटस वगैरह अपना वो कायम रखेगा, और कोई ऐसा मुझे फोर्स नहीं किया जाएगा कि मैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह में शामिल हूँ, और मेरी मतलब इस तरह की मोटी मोटी 7-8 कंडीशंस थी, जो ऑब्वियसली मुझे अब सारी याद नहीं है। तो ये सिर्फ 3 चीज़ें थी, तो ये इसके बाद ये चीज़ें। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, मुआहदा इल्हाक उस मुआहदे को कहते हैं जिसकी बुनियाद पर भारत ये कहता है कि उस वक्त के महाराजा ने कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ कर दिया था। ऐसा ही है सर? इसके नहीं, इसके साथ जो सबसे बड़ी, अब जो इसको एक राइडर है इसके अंदर जी, जो माउंटबेटन ने इसके एक क्लॉज लगाई इसके साथ कि इट विल बी सब्जेक्ट टू दी विल ऑफ द पीपल, अनफेटर्ड विल ऑफ द पीपल। तो ये एक टेम्परेरी, इट वाज नॉट ए परमानेंट एक्सेशन, लेकिन इट वाज सब्जेक्ट टू। तो इस पे भी आप बात करें कि ये जो था, ये कश्मीर के महाराजा ने इसे रिक्वेस्ट की थी, या
जब ये यहाँ उसका इंटरनल रिबेलियन हुआ, ये तो बात की बातें हैं कि जी वो रेडर आ गए, ये ट्राइबल्स आ गए। ट्राइबल 20-21 अक्टूबर को वहाँ पहुंचे हैं जी जी और 24 अक्टूबर को जो आपके पास सारा एरिया है इस वक्त आज़ाद कश्मीर का, वो जी 24 अक्टूबर तक आपके पास काबू हो गया था। वो 2-3 दिन में काबू नहीं हो सकता था। सही है एंड दे हैड एंटर्ड ओनली श्रीनगर व्हाइल दिस एरिया यू हैड जी कैप्चर्ड। 24 अक्टूबर को एक फ्री कश्मीर गवर्नमेंट कायम हो चुकी थी, जो एरिया इतना है। तो ये सिर्फ एक आने की बात थी। उन्होंने ये कोशिश की कि इंटरनल रिबेलियन जो है वो मत बताया जाए। जुलाई से शुरू हो गया था। 19 जुलाई को यहाँ सरदार इब्राहिम ने इलाक के पाकिस्तान के वो रेजोल्यूशन एक पास कर दिया था। अच्छा तो ये सिर्फ वो बाहर को दिखाने के लिए थी कि जी ट्राइबल्स आ गए और हमें ये है वो है। एक चीज़ ये थी, लेकिन उन्होंने इंडिया महाराजा ने सिर्फ मांगी थी फौजी सपोर्ट। ठीक है। माउंटबेटन ने कहा कि ये हम फौजी सपोर्ट नहीं दे सकते जब तक कि वो एक्सेशन ना हो। अच्छा और ये एक्सेशन जो थी, अगर वो वैसे घुसते ना, अगर आ जाते, इंडियन आ भी जाते, तो इट वुड हैव बीन अ टेम्पररी थी। जी अब वो परमानेंट बैठ गए। जी तो ये आई थिंक इट वाज ऑल प्लान। सही मेरी नज़र ये है कि ये सारा कुछ इसमें माउंटबेटन साहब शामिल थे। अभी बाद में कभी आप मुझसे बात करेंगे कि पार्टीशन पे, तो जी, मैं जी। और बात करूंगा उसके सही साथ। है तो एक तो ये चीज़ थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और इसमें मैं आपको बता दूं, खाली ये इन दो की किताबें दोनों एक्चुअली व्हाट हैज बीन स्टेटेड बाय इंडिया, और सारी धूम में ये शामिल है कि जी सबने दुनिया मानती कि 26 अक्टूबर को ये गए महाजन साहब और वीपी मेनन साहब महाराजा से साइन कराए, जम्मू को वापस 27 को माउंटबेटन ने ओके कर दी। लेकिन उसने एक, ये मैंने बताया कि इसीलिए सब्सिक्वेंट उसमें ये सारी बात थी कि प्लेबिसाइट वाज द मेन इशू। प्लेबिसाइट बिकेम द मेन इशू कि किस तरह होगा, दोनों की फोर्सेस वगैरह वहाँ थी। तो एक तो ये माउंटबेटन की थी। दूसरी, मैंने जो और भी किताबें जो पढ़ी हैं, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ, मेरी अपनी किताब में 26 ऑथेंटिक, ऐसे नहीं पढ़ी कि जी किसी और ने लिख दी। तो इट इज़ इनकॉन्ट्रोवर्टिबल प्रूफ कि 26 को ये गए और ना ही जा सकते और ना ही ये साइन हो सकता था। पहले तो मेरी जो है कि ये एक्सेशन, साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज इटसेल्फ डाउटफुल। इट हैज नॉट टेकन प्लेस। तो एक्सेशन को आप सही रंग दे ही नहीं सकते। हाँ, और उसको जवाब ही नहीं बना। अभी आपको बात की महाजन होती कि जी वो नहीं गया। जी जी और उसकी अपनी किताब में एक्चुअली उस पर 26 को इनकी डिफेंस कमेटी की मीटिंग हुई। डिफेंस कमेटी की मीटिंग में नेहरू साहब ने इससे कहा महाजन को और वीपी मेनन को कि तुम जाओ। तो वीपी मेनन ने कहा मैं नहीं आ जाऊँगा। अच्छा और उसका ये था कि इसका मकसद ये था कि जब तक मुझे एरोड्रोम ऑफिसर की श्रीनगर से टेलीफोन ना आए कि फोर्सेस लैंड कर गई हैं, तो मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा। अच्छा, फिर इस पे नेहरू ने कहा ऑलराइट यू कैन गो टुमारो। ठीक है ना। एक अच्छा, ये उसने खुद लिखा है। फिर ये 27 को ही स्टेड द नाइट एट बलदेव सिंह रेजिडेंस। बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर था। ओके अच्छा, वहाँ लिखा, तो वो अपनी किताब में लिखता है कि सुबह 9 बजे मुझे आवाज़ें आ रही थी हमारे ट्रुप्स की मूवमेंट की। तो ही वाज स्टिल इन बलदेव सिंह हाउस। अच्छा, सुबह का मतलब तो फिर सर 27 हो गया है। 27 ओके 27 अक्टूबर को 9 बजे से जब उससे फिर टेलीफोन आ गया कि इंडियन फोर्सेस लैंड कर गई हैं, और साथ लिखा है तो जो ब्रिगेड कमांडर ऑफ द फोर्सेस जो था वो बड़ा खुश हुआ कि कोई सपोर्ट मिल गई है। सही। एक चीज ये बात हुई। अब जब ये 27 अक्टूबर को जाते हुए कहते हैं कि नेहरू को सम सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स, वो एक किस्म से उन्हें कवर करने को था। लेकिन 26 अक्टूबर को जब नेहरू को महाजन ने कहा हमें एड दो, तो उसने कहा इतनी आसानी से तो एड नहीं मिलती, वी हैव टू वर्क इट आउट। तो कहता है कि इफ यू डोंट गो आई विल गो टू लाहौर एंड बीट जिन्ना। अच्छा, तो अगर वो सब फॉर दिस पर्पज, तो अगर एक्सेशन हो चुकी होती और कोई और कागज होते तो ये उसे लाहौर जाने की जरूरत ना होती। सही। तो ये मकसद ये था कि उस वक्त एक्सेशन नहीं हुई थी। ठीक है। माउंटबेटन को भी पता था कि एक्सेशन नहीं हुई है। उसने 26 अक्टूबर की रात को डिनर पे स्टीफन सा, ये कलकत्ता का स्टेट्समैन का, या मुझे नाम याद नहीं है, ही वाज हैविंग डिनर विद लेडी एंड लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। तो उसने कहा कि जी आप का क्या, उसने कहा अभी तक तो कुछ नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब जो 26 को जब इन्हें पता चला, ये डिप्टी हाई कमिश्नर था, ये ब्रिटिश हाई कमिश्नर अलेक्जेंडर सिमन। अच्छा। और ही वाज एक्टिंग एज हाई कमिश्नर, क्योंकि इनका जो मेरा ख्याल टेरर शोर नाम था उसके हाई कमिश्नर का, ही वाज ऑन लीव। ओके।
जब उसे पता चला तो ही लेफ्ट, वो आया सीधा कि मैंने वीपी मेनन को बिफोर ही गोज टू जम्मू आई शुड मीट। अच्छा। वहाँ पहुंचा तो उन्होंने ये वो वेलिंगटन एयरपोर्ट था कोई दिल्ली के अंदर, वहाँ पहुंचा, उन्होंने कहा नहीं जी वो पालम एयरपोर्ट से जा रहे हैं। अच्छा। तो वो पालम एयरपोर्ट पे गया तो उसने देखा वीपी मेनन था बाहर जा रहे हैं अच्छा। और कहते मैं कल जाऊंगा। अच्छा। ऐसी डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, आप रिसर्च करें आप। ये इट वाज अ फ्रॉड ठीक है। perpetuated on the people of Kashmir, on the people of Pakistan and to the world. अब इसका अगर आप आगे होगी बात इसमें, अभी ये था ना अब उनको, और यही उन्होंने कहा था कि जी हमने ये साइन हो गया है when they went to United Nations on 1st January 1948। सर अगर साइन उस वक्त नहीं हुए थे और बाद में भी हुए थे तो इसको फिर चैलेंज उस वक्त किसी ने नहीं किया? बात ये थी, अभी मैं आपको बात करता हूँ, चैलेंज इस वक्त पता ही नहीं था लोगों को, ये तो लोगों बाद में बात है। अच्छा। जब ये एक्सेशन हुई है जी। तो जब कायदे आज़म ने कहा कि ब्रिगेड भेजो, तो उधर ऑकिन लैक और जहाँ एक्टिंग कमांडर इन चीफ थे जनरल ग्रेसी, वो आए और उन्होंने कायदे आज़म से बात की कि जी ये प्रॉब्लम और कि जी ये शुड बी सॉल्व। तो उन्होंने कहा दोनों गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर दोनों के आके मिले टू रिजॉल्व इशू। तो उधर नेहरू साहब बीमार हो गए। अच्छा। तो गवर्नर जनरल माउंटबेटन आया, ठीक है, और जिन्ना से मिले, और वो साथ लिखा के लेके आया तीनों इंडियन कमांडर इन चीफ के, एयर नेवी और आर्मी के, कि हमने पहले कोई तैयारी नहीं की, जबकि जब एक रात पहले जब एक्सेशन हो गई है उसके बाद हमने तैयारी की है। अच्छा। अब तीन कमांडर इन चीफ का लिखा हुआ माउंटबेटन, आई थिंक इट वाज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ माउंटबेटन दैट दे रोट। ओके। तो जब आप इतने लेवल पे ये हो तो उस वक्त आपका ख्याल नहीं जाता कि जी ये कुछ आपके साथ जाती है। फिर जब ये कश्मीर ये अक़वाम मुत्तहिदा गए जी, और अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगबंदी भी करवाई जी, अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन क्या कहती है? अक़वाम मुत्तहिदा ने आपके जो, अगर आप शुरू के देखें, एक जोसेफ कॉर्वेल की किताब है डेंजर इन कश्मीर, ठीक है, ये चेकोस्लोवाकियन था और इसकी किताब इज़ वेरी प्रो पाकिस्तान। ओके। और ये बाद में ये जब वहाँ गड़बड़ हुई रशियन इन्वेजन, तो ये अमेरिका आ गया था और ये इसने कॉर्बल स्कूल बनाया और बड़ा, और इसकी जो बेटी थी ना, जो मैडलिन एल्ब्राइट, जो बाद में क्लिंटन की फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनी, वो इसकी बेटी थी। अच्छा, उसने ये जब हुआ ना, तो अब जब ये गए तो 17 जनवरी, 20 जनवरी तक उन्होंने यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान बना दिया था। फिर उसके उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, मेरा ख्याल उनका नाम था, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड ये यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के। तो जब इन्होंने दो प्रेजेंटेशंस की, एक पाकिस्तान की तरफ से प्रेजेंटेशन थी और एक इंडिया की तरफ से प्रेजेंटेशन थी, तो ब्रिटिश के रॉयल बेकर, वॉरेन ऑस्टिन अमेरिका का जो था, और अर्जेंटीना ने ऐसी पेंट उतारी इंडियन वाले की, तो नेहरू साहब ने दिल्ली थ्रू नेहरू माउंटबेटन से को अप्रोच किया गया और माउंटबेटन से फिर वो मामले कुछ ठंडे पड़े। अच्छा। कि मतलब वो तो हमारी, बल्कि उसने लिखा कि ये नोएल बेकर तरह जो है थोड़ा बेहतर है, वो अमेरिकन तो बहुत पढ़ता है। अच्छा। ये तो नेहरू साहब ने कहा, नेहरू ने माउंटबेटन को कहा। अच्छा। और फिर वो वहां से, भाई माउंटबेटन वाज अ रॉयल। सही। तो उसकी असर ये हुआ कि वो जो 21, ये फिर बाद में जो रेजोल्यूशन निकला वो जरा बहुत सॉफ्ट। अच्छा। अभी फिर ये इसमें क्या माउंटबेटन का इन्फ्लुएंस था कि ये सॉफ्ट हो गया? माउंटबेटन ने अपनी गवर्नमेंट को अप्रोच किया था। अच्छा। इसका इन्फ्लुएंस यूनाइटेड नेशन पे तो नहीं, ही केम थ्रू हिज ओन गवर्नमेंट। ओके। ही अप्रोच हिज ओन गवर्नमेंट और उन्होंने डायरेक्शन दी, कहते एक टेलीग्राम आया तो उसकी वो इट चेंज द सिचुएशन। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी जो आपकी बात कर रहे हैं ना, देखिए जो अगस्त 13 अगस्त 1948 का रेजोल्यूशन जो था, उससे सीज फायर हो गई। ठीक है, पीस एग्रीमेंट हुआ, उसमें प्लेबिसिट का खाना उन्होंने रखा हुआ। ठीक है। जो 5 जनवरी 1949 का था, उसमें पूरे प्लेबिसिट के थे कि किस किस तरह होगा। ठीक है। अब जो ये 1948 का था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि किस तरह आपकी फोर्सेस का विड्रॉ होगा, ये होगा। इंडिया हमारी पहले तो ये था कि सारे जो कबायली और दोज हु वर नॉट फ्रॉम द कश्मीर, दे वुड हैव टू विड्रॉ बैक। फिर उसमें ये था कि पाकिस्तान की फोर्सेस अपना विड्रॉल शुरू करेंगी।
ठीक है। जब हम पाकिस्तानी फोर्सेस अपना विड्रॉल शुरू करेगी, तो जब इंडिया की फोर्सेस को इन्फॉर्म किया जाएगा तो वो भी अपना विड्रॉल स्टार्ट करेंगी। अच्छा, लेकिन ठीक है। पाकिस्तानी फोर्सेस का कंप्लीट विड्रॉल होगा, इंडियन फोर्सेस विल बी सम सोल्जर्स देयर, क्योंकि वो एक्सेशन उधर हो चुकी थी। अब जो ये वो एक्सेशन का सहारा लिया उन्होंने एक्सेशन, क्योंकि वो तो पहुंचे हुए थे ना इसे, उसमें जो अभी एक दूसरी बात जो थी एक्सेशन का एक जो बड़ा ड्रॉबैक जो पाकिस्तान को हुआ जी। कि हम वी वर ट्रीटेड एज एन एग्रेसर दैट वी वर देयर अनइनवाइटेड। ओके। आप बात समझ रहे, हमारी पोजीशन खराब हो गई थी। इंडिया की पोजीशन थी वी वर देयर बाय वर्च्यू ऑफ ए स्टेट हैविंग ऑलरेडी एक्सीडेड टू दैम। हम तो वहां पहुंचे हुए थे क्योंकि हमारा ख्याल ये था कि ये हमारा हक है, इट शुड हैव एक्सीडेड, इट्स ए मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट और कोई कम मेजॉरिटी नहीं थी जी, 80% के करीब थी जी। तो उससे और कंटिन्यूअस थी और ये अपने अगर ये उन्हें चली जाती तो आप देख लें वो कोहाला पे बैठे होते जी और इधर बैठे होते क्या माथेरा के ऊपर कोई जगह मुझे नाम याद। तो वो इट वॉज इसका हमें जो नुकसान हुआ एक्सेशन का, और आई डू नॉट नो कि वेदर माउंटबेटन मैनिपुलेटेड इट के एक्सेशन के बगैर हम फोर्सेस नहीं दे सकते, हालांकि देने को क्या था, उन्होंने इनवाइट किया था। अच्छा, और इसके मेन पॉइंट्स क्या थे इसके अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन? अच्छा, 5 जनवरी के, अच्छा वो फिर ये था कि इस तरह प्लेबिस्सिट होगा। फिर एक खास जुर्ने के बाद जो ये मेरा ख्याल है 1950 के अंदर उन्होंने तय किया कि UNCIP को वाइंड अप करें और एक इंडिपेंडेंट उसे एक डेलीगेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। ठीक है। तो उसमें एक पहले उस वक्त का जो सिक्योरिटी काउंसिल के थे, मेरा ख्याल जनरल मैकनॉटन थे, कनाडा के थे, ही वाज द प्रेसिडेंट। फिर एक ऑस्ट्रेलियन आए, पवन डिक्सन, ही वाज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड लेटर बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। इंडिया ने कोई बात नहीं मानी, वो एक किस्म से चला गया और वो कहता है कि इन दी एंड आई बिकेम कन्विंस्ड कि इंडिया को कोई ऐसी सूरत हाल पसंद नहीं है कि फेयर प्लेबिसिट हो जाए। अच्छा, ये इधर है। और जो मेरा है, और बाद में इन्होंने फ्लैग आया कि इतने वो इन्होंने पहले कहा इतने ले ले आप, इतने यहाँ रखें, इतने फोर्सेस रखें। फिर एक जगह 21,000 और एक जगह 27,000 देवर नॉट रेडी। पहले तो उन्होंने उनके वो शोचे छोड़ देते थे कि जी, पहले एक उन्होंने शोचा छोड़ा कि बल्कि उसे जोसेफ कॉर्बल ने फिर नेहरू को कहा या किसी को कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इंडियन जब तक इंडिया पाकिस्तान की फोर्सेस विड्रॉ नहीं करती आप विड्रॉल शुरू नहीं करेंगे। उसने बताया कि ये पाकिस्तानी फोर्सेस विल विड्रॉ फर्स्ट एंड योर विड्रॉल विल स्टार्ट ऑन इंटीमेशन दे हैव स्टार्टेड विड्रॉल बट यू कैन कीप सर्टेन फोर्सेस। इंडिया की सारी बात। फिर एक उन्होंने दूसरा शोशा छोड़ दिया कि जी आज़ाद कश्मीर की फोर्सेस को डिसबैंड करो। उन्होंने कहा ये भी नहीं है किसी जगह। ठीक है। फिर सो मच सो दैट 1954 के अंदर जो हमने डिफेंस एग्रीमेंट किया, कहते नेहरू साहब कहते अब तो सिचुएशन चेंज हो गई है। अच्छा, तो आप इसकी हिस्ट्री पढ़े तो वो एक्चुअली उन्होंने काबू करना था कश्मीर को, बाकी चीजें वो और उन्होंने सच झूठ और आलमी कवानीन कुछ भी अभी आपको मैं आपको बताता हूँ। मैं आप शुरू 1952 में एक नेहरू ने लेटर लिखा, टॉप सीक्रेट लेटर, ये कि पीपल डू नॉट मैटर, यूनाइटेड नेशन इज पावरलेस। ओके, ये जो है लेट्स नॉट टॉक अबाउट कश्मीर, ये बस ये और हम पाकिस्तान से तकड़े हैं। सही। और पाकिस्तान भी एक्यूज कर जाएगा, भूल जाओ कश्मीर को है। सही। फिर 61 के अंदर उसने कहा आई एम नॉट व्हाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट इज ए ऑलरेडी ए फाइनलाइज्ड केस। तो ये उनके सारे स्टेटमेंट है मौजूद हैं जो उन्होंने किसी सूरत प्लेबिसिट एग्री नहीं करना था बिकॉज इट वाज ऑब्वियस। सही। उन्होंने जूनागढ़ में प्लेबिसिट कराया, इट वाज ऑब्वियस के दे विल। कश्मीर में नहीं कराया, फेवर में था, वहाँ इधर नहीं था। और देखिए इलाका बहरहाल इसे अब मैं क्या मेरा ख्याल है सर। अब देखिए मेरा अगला सवाल वैसे यही था कि अक़वाम मुत्तहिदा क्या रोल प्ले कर सकती थी इसमें? अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ा सपोर्ट किया। नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा कि नेहरू ने पहले कह दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा उसने खातिर नहीं रखा। एक जब यूनाइटेड ये इंडिया गया है ना जी जी जनवरी 1948 को जी, वो गया अंडर चैप्टर 6 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के जो इनके हैं जी जी। और चैप्टर 6 जो है वो डील विद द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड इट इज नॉट बाइंडिंग। ओके।
उन्हें सब पता था। मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी स्टडी सारी की हुई थी। अगर चैप्टर 7 के तहत जाती ना, जो रेजोल्यूशन होता वो इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस वुड हैव फोर्स्ड देम टू अबाइड बाय। अच्छा, अभी इस चैप्टर 6 के अंडर यूनाइटेड नेशंस फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स नहीं, लेकिन जो इस पे अभी ये लीगल पॉइंट होगा, मैं उस पर कुछ नहीं, आई एम नॉट अ लीगल मैन। लेकिन अगर आपने एक एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसकी सिचुएशन दूसरी होती है। ठीक है। अब मैं और आप यदि उन पे कानून थे मैं तो मजबूर नहीं कर सकता, वो नहीं सही। अब आप समझ रहे ना, क्योंकि वो दे हैड एग्रीड। और आप ये तो ये चैप्टर 6 का है, और वो यूनाइटेड नेशंस का ये था कि हम बाउंड नहीं कर सकते, ये था बादल, हम वी शुड हैव टेकन अप द केस। और उस वक्त तो मेरा ख्याल है, लेकिन सर उसके बाद भी कोई कोशिश हुई है यूनाइटेड नेशंस के एंगल से? मेरा ख्याल है कुछ इस उनकी देखे ना, जब तक आप खुद ही आप जो मुद्दई है उसे भी कुछ चुस्त होने चाहिए। तो बहरहाल दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा सर, अब अच्छा चले, इन सारी वजूहात से एक चीज़ तो निकल आई कि एक मसला कश्मीर जो एक मसला बन गया, एक तनाज़ा बन गया जी। और दो इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी फोर्स, और उसने 7 लाख 8 लाख अभी कहते हैं 9 लाख आर्मी डिप्लॉय कर दी। दूसरे एंड पे पाकिस्तान है कि पाकिस्तान भी उसको विड्रॉ नहीं करना चाहता। अच्छा, अब इसमें कि ये सिर्फ पाकिस्तान का और इंडिया का ही मसला है, या इसमें इस मसले को बढ़ाने के लिए या रहने में किसी और का भी कोई फायदा है? नहीं, देखिए जी, इसका किसी का कोई फायदा तो मेरा ख्याल नहीं है। इसलिए मेरी अपनी नज़र से कि खुदा न खास्ता अगर कोई जंग ऐसी सूरत हाल डेवलप कर गई कि न्यूक्लियर आर्सनल को इस्तेमाल करना पड़े तो दुनिया की तबाही हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है कि बहुत पावर्स आर न्यूक्लियर। जी बिल्कुल। और ये फिर खत्ते के लिए फिर एक शुरू होती है, तो फिर उसमें अगर कोई और टॉप उसमें आता है, कूदता है तो और है। बट आई थिंक it is not strictly a regional issue because it can involve the many other countries। और ये एशिया के लिए तो डेफिनेटली बहुत बड़ा खतरा है। और those people मेरा ख्याल है कि यूनाइटेड नेशंस मस्ट एक्ट कैसे किसी तरह। लेकिन अब उन्होंने अब अपना वो बना दिया आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 19। वो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू एग्री टू एनी एडवाइस फ्रॉम एनीवेयर और एनी रेजोल्यूशन, जब तक कि कोई पूरी अक़वाम मुत्तहिदा की जितनी दोज कंट्रीज हु मैटर वो एक किस्म से उनको फोर्स ना कर सकें और उन्हें इस पोजीशन में ले आए कि इट इज़ बेटर कि ये इसे रिजॉल्व किया जाए इस चीज़ को। मगर इसकी रेजोल्यूशन अब व्हाट रेजोल्यूशन, मैं यही बोलूँगा तो व्हाट रेजोल्यूशन, दिस इज अनदर क्वेश्चन जी। अच्छा सर, इसमें अभी तक तो मुझे ये समझ आया कि इसमें जो ऑनेस्ट ओपिनियन, मतलब हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तानी के हवाले से नहीं कह रहे, लेकिन जो आपने तारीखी हकायक बताए उसमें तो इसमें सरासर इंडिया की हठधर्मी है इसमें। उसका झूठ है जो उसने न सिर्फ इंटरनली बोला, उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर और पूरी दुनिया में एक अलग ऐलान झूठ बोला। और उसके बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो कुछ अप्रूव हुआ, जो रेजोल्यूशंस आई, उसको भी उसने सिरे से ही किसी खातिर नहीं उन्होंने, मैंने कहा था जो एक राइडर था कि प्लेबिसिट जी, इट वाज सब्जेक्ट टू द एक्सरसाइज ऑफ फ्री विल ऑफ द कश्मीरीज, वो उसने होने नहीं दिया ऑन वन प्रिटेक्ट और अनदर, ऑल फ्रेम प्रिटेक्ट, तो उन्होंने होने नहीं दिया। तो वो अब देखे नहीं, बात मैंने जो कहा चैप्टर 6 में वो डंडे तो नहीं मार सकते थे, तुम करो। अब जिस तरह एक ये ईस्ट तिमोर का केस था, आपने पढ़ा होगा, चैप्टर 7 के अंदर। अच्छा हाँ, फिर ये भी देखें, हमें ये लगता है कि अमेरिका ने या अक़वाम मुत्तहिदा ने बहुत सारे मसले हल करवा दिए, लेकिन कश्मीर वाला मसला हल नहीं करवा रहे। लेकिन उसमें जो इसमें भी भारत की समझदारी कह लें या उसकी शातिरपंती कह लें, उसने चैप्टर 6 के अंदर इस, हालांकि उसने क्या एग्रेशन की बात की है कि ये हमारे ट्राइबल्स आ गए, उसने देखे जी, ही डिड नॉट टॉक ऑफ रिबेलियन। वो हालांकि जुलाई से सारी फोर्सेस लग गई हुई थी, और आपने देखा 24 अक्टूबर को पूरी आज़ाद कश्मीर जो आजकल आपके पास है वो सारा आज़ाद हो गया। वो तो 3 दिन में तो ट्राइबल्स की वजह से तो नहीं हो सकता। एनी केस दी ट्राइबल्स हैड गॉन टुवर्ड्स श्रीनगर। ठीक है, आप देखे ना वो क्या सी जगह थी, उरी से पुलवामा आगे, मुझे अब जगहों के नाम याद नहीं है।
तो वहाँ गए, ये सारा पुंछ का एरिया सारा आपका दावत करा है, ये तो ऐसे तो नहीं हो सकता जी। You had, ये 3 दिन का तो काम ही 3-4 दिन का हाँ। काम तो नहीं है, ये जुलाई से शुरू थी। हाँ। और जुलाई से अगर आप पीले भी जाए तो 30-31 से मूवमेंट तो शुरू हो गई थी, लेकिन आप इफेक्टिव जुलाई से हुई। जी। और फिर सारा काम है, ये तो बहरहाल इट इज द वे दे हैड प्रोजेक्टेड। और उन्हें बहुत उनकी मतलब ये लोगों को पता था कि ये आपको ज़्यादातर सपोर्ट मिल रही थी, सारे जहाँ से मैक्सिमम सपोर्ट आपको देती, जितने आप यूएन रेजोल्यूशन हैं उसमें आप देखेंगे कि दे हैव एग्रीड विद पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। अभी इनकी मैं एक और बात बताता हूँ, जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शुरू की ना, कि उन्होंने कहा तो पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया, ये जो 1950 वगैरह में उनकी, अब आई डोंट रिमेंबर द डेट, तो पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से इंडिया वाले एक्सेशन को टेम्परेरी को परमानेंट करा लेंगे। तो जब पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने कहा जी देखें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सारी होती हैं और दे हैव टू डील विद सो मेनी इश्यूज, लेकिन वो जो कहे लेकिन हम तो आपकी पाबंद होंगे जो यूनाइटेड नेशंस की। लेकिन 30 मार्च 1951 का यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो मर्जी का है, यू हैव टू, जो सोल्यूशन आएगा रेजोल्यूशन आएगा थ्रू प्लेबिससिट, दैट विल बी द फाइनल रेजोल्यूशन। और यही उन्होंने 24 जनवरी 1957 को कहा। तो उन्होंने कहा नो अदर रेजोल्यूशन इज एक्सेप्टेबल टू द यूनाइटेड नेशन, ये इट इज ऑन रिकॉर्ड। सर फिर इसमें जब इतनी सपोर्ट भी थी और दुनिया भी आपके साथ खड़ी थी, तो फिर पाकिस्तान की ये नाकामी है कि पाकिस्तान की नाकामी नहीं कह सकते। आप देखें जी, अब आप मैं और आप बात कर रहे हैं, आप 100 में अब फिर जंगे हो गई, जंगों का नतीजा कुछ निकला। हाँ, जंगे भी हुई इस पे, उसका नतीजा कुछ नहीं। ये देखना, अगर चैप्टर 7 के साथ होता तो तब भी अगर इंडिया या कोई बड़ी ताकत अड़ जाए तो क्या कर नहीं, चैप्टर 7 के साथ तो फिर तो वो फोर्स करते, फिर तो उनके ऊपर सैंक्शन लगनी, फिर बहुत कुछ हो जाता ना। अच्छा, अभी इस पे सैंक्शंस भी नहीं लग सकते? नहीं, मुझे नहीं पता इसका। मैं तो सिर्फ आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चैप्टर 6 जो है ना वो पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है और वो इट इज नॉट बाइंडिंग। ओके, जो जनरल बात है। लेकिन मेरा दूसरा साथ ये है कि अगर आपने एक चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक आपकी एक ऑनेस्टी है, आपकी अपराइटनेस है, यू मस्ट एक्सेप्ट इट, यस आई हैव एग्रीड टू इट। सही। अब मैं ये कहूँगा अच्छा मैं तो मान गया हूँ, लेकिन मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। चलें, अभी हम अगर आज का कश्मीर देखें तो अब जो भारत ने अभी हालिया दिनों में 370 और 35 ये इसमें अमेंडमेंट्स की, इसका आपके ख्याल में कि क्या इम्पैक्ट है? एक्चुअली 370 जो है ना, इट हैज ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर था दे कुड कीप देयर फ्लैग, ठीक है, दे कुड हैव ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और कोई ऐसी उनकी अपनी जो है सिटीजनशिप, जमीनों को खरीदना, ये मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ जी। लेकिन ये इसके ऊपर एक दो चीज़ें तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इससे मैंने जब स्टडी किया, जब ये एब्रोगेशन हुई तो उसमें ये था कि ये जब इन्होंने कहा कि जी हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वगैरह, पहले तो इन्होंने आर्टिकल 370 जब बना जी तो उसके अंदर कुछ एग्रीमेंट हुआ, मई से अक्टूबर तक इसके ऊपर अब्दुल्ला या अफजल बेग और इनके साथ और नेहरू एंड अदर्स, इनका 5 महीने डिस्कशन हुआ इसके ऊपर। 16 अक्टूबर को दे अराइव्ड एट ए ड्राफ्ट जो फाइनल था। अच्छा, ये ईयर कौन सा था? 1949। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि चूंकि वो उनको एक्सेशन का हो चुका था ये 370, उन्होंने कहा कि ये कुछ कश्मीरियों को उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर भी बनाया, और ये 16 जून 1949 को इसमें शेख अब्दुल्ला थे, अफजल बेग थे, मसूदी थे और एक हिंदू था, ठीक है, ताकि ये एक्ट में पास है। अच्छा, जब ये 370 को पेश किया गया
तो जो इन्होंने गवर्नमेंट की डेफिनेशन थी वो उन्होंने इनकी मर्जी के बगैर अमेंड कर दी। अच्छा, कश्मीरियों की मर्जी के बगैर, अब्दुल्ला वगैरह की मर्जी जी के जी बगैर। वही। वो डेफिनेशन ये थी कि एज फॉर द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल the person recognized by the union as the Maharaja of Jammu and Kashmir for the time being, और वो जो उसने जो with consultation of with the on the advice of the cabinet उसने जो बनाई है, अपॉइंटेड लिखा था लफ्ज, अपॉइंटेड। ओके, अच्छा, इन्होंने अपॉइंटेड का जो लफ्ज था ना, अपॉइंटेड, उसे फॉर द टाइम बिंग कर दिया। अच्छा, अपॉइंटेड का वर्ड को फॉर द टाइम बिंग कर दिया। और एजी नूरानी है, एक बहुत बड़े जूरिस्ट हैं इंडिया के, उसने कहा कि अगर ये चेंज ना होता तो अब्दुल्ला साहब परमानेंट प्राइम। अच्छा क्योंकि उसे फिर ये बहरहाल ये हुआ, और जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक पहले से देख लेना, आपने पहले से बेईमानी फर्स्ट डे जी बेईमानी उन्होंने कर ली, कम से कम आपने करना है। और इसमें आज़ाद शाह भी शामिल थे, अब्दुल कलाम आज़ाद भी इसमें। अच्छा तो वो उन्होंने, पटेल इसके बारे में कहते हैं कि ये हमने इसलिए किया कि आने वाली गवर्नमेंट भी तो हो ना, ये तो पक्की थी ना। लेकिन एजी नूरानी का ये था कि ये अब्दुल्ला को हटा नहीं सकते थे। अच्छा अच्छा, तो मेरा अभी देखे ना, अब्दुल्ला साहब भी अपने इंटरेस्ट में थे ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ठीक है, उन्होंने बहरहाल अब्दुल्ला साहब का सर बड़ा रोल था ना, क्योंकि अब्दुल्ला साहब और नेहरू साहब आपस में अभी देखे जी, आप दोस्ती की बात देखें ना, अब आप उन्होंने, आपको ये पता चलना चाहिए है कि उसने 11 साल के लिए बंद कर दिया जी। तो ऐसी दोस्तियां तब देखो ना, उन्होंने अपना इंटरेस्ट नहीं छोड़ा, ये इन्होंने मुसलमानों का इंटरेस्ट छोड़ा जी। एक्चुअली अब्दुल्ला साहब के दिमाग में ये था कि मैं इंडिपेंडेंट स्टेट हमारी हो जाए किसी तरह जी। तो वो उन्होंने तो उनका बस चले तो पाकिस्तान को भी, वो इंडिया वाले तो नहीं कुछ तरह करते जी। अच्छा, वैसे सर उस वक्त भी क्या इनकी जो मेजॉरिटी थी कश्मीरियों की, वो इंडिपेंडेंट स्टेट चाहती थी? नो, पाकिस्तान के साथ चाहते थे, इलाके पाकिस्तान, इलाके पाकिस्तान। और उस वक्त ये तो हमने देख लिया, समझ गया मैं कि ये सारी की सारी बदमाशी या जो झूठ है वो सारा इंडिया की तरफ से बोला गया। हाँ। और एक फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के साथ, फॉल्स डॉक्यूमेंट नहीं, उसकी डेटे ऐसी रखी गई जो हो ही नहीं सकती। सही। यू कैन नॉट हैव द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन ऑन 26th, इट कुड ओनली बी साइन। अभी ये भी नहीं पता कि 26 को 27 को भी साइन हुआ या नहीं हुआ। सही बात सुने ना कि जो 5 अप्रैल 1948 में इंडिया ने एक अपना कश्मीर पे वाइट पेपर छापा था, उसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्साइजन नहीं छपा हुआ था। अच्छा। वो ब्लैंक प्रोफार्मा था जो पार्टीशन से पहले का था। सही। अभी देखे ना तो ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, पूरी एक किस्म से एक मुमलिकत थी कश्मीर। जो लोगों ने ज्वाइन नहीं ना, एक्सीड नहीं किया था, वो तो पूरे, तो उसके साथ एक प्रोफार्मा जो उनका बना, फिर वो वही प्रोफार्मा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है अगस्त को काट के अक्टूबर लिखा हुआ है, इसी तरह की बातें। लेकिन उन्होंने छपा वो उस पर प्रिंट नहीं किया। सर ये भी कहा जाता है कि महाराजा बावजूद मुसलमान ना होने के वो पहले पाकिस्तान से इल्हाक चाहता था, फिर जब ये कबायलियों वाला मामला हुआ तो उसके बाद उसका ख्याल है, कबायलियों का तो इतनी बात नहीं है। उन्होंने उनके साथ जो एक उनका प्राइम मिनिस्टर था कख, जो उसे हटाया है, फिर वो जो इन्होंने, जी जी, बहरहाल वो इसे मैं उस पर नहीं कि पाकिस्तान के साथ देखे ना। अब्दुल्ला को अब उन्होंने क्विट कश्मीर कर रहे थे, अब क्विट कश्मीर करे महाराजा को। अब महाराजा हिंदू डोगरा था जी, अब वो वहाँ हिंदू सिखों के वो उसका उनके साथ था ना। अब वो एक मुसलमान आ जाए तो वो क्या था, यू कैन अंडरस्टैंड जी। अच्छा सर, अब लास्ट में सिर्फ पूछूंगा कि अब के हालात में आलमी बरादरी है वो क्या कर सकती है, और इस मसले को कैसे आपकी नज़र में रिजॉल्व किया जा सकता है? इंडिया की जो पोजीशन है वो 6 मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनना चाहता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप हाईलाइट करें, हमें चाहिए कि हम हाईलाइट करें कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन वाज अ फ्रॉड, इट कुड नॉट बी साइंड ऑन दैट डेट, जो इसे डेट दी गई। ठीक है। फिर आप ये बात करें कि उन्होंने जो आपको ऑस्ट्रेलिया का
चीफ जस्टिस रहा है, जी इन लोगों ने जिन्होंने बातें की हैं वो आप प्रोजेक्ट करें जी और उन्हें कहें दे आर नॉट फिट टू बी ऑन सच पोजीशंस, ताकि आप उन्हें किसी तरह का उन्हें एक्सपोज करें। ठीक है और दैट इज ऑल आई कैन थिंक कि आपको करना चाहिए, और ताकि उन्हें ये ना हो कि उन्होंने हर जगह भी वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाए जी और फिर आप देखें ना आप इनकी पीछे और भी कुछ चीजें हैं ना, पीपल शुड नो कि व्हाट दे हैव बीन डूइंग। और 370 का जो आर्टिकल की एब्रोगेशन है, इसके बारे में बड़ी क्लियर बात थी कि ये एक्चुअली जब सिक्योरिटी काउंसिल सॉरी इनकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, जी जी इसमें एक ये बात थी कि जो एग्रीमेंट ये बनी है, आई थिंक एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, उससे पहले जब तक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं थी तो जो इनके एग्रीमेंट और एक्शन होते थे गवर्नमेंट वो एग्री कर जाती थी। अच्छा। लेकिन उसको फाइनलिटी देने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का होना जरूरी था। सही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का अप्रूवल देना बहुत जरूरी था। अब ये जो कुछ हुआ वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 26 जनवरी 1957 को उससे पहले ही डिसॉल्व हो गई थी। इन्होंने कोई नवंबर की डेट थी, 17 नवंबर 1950 ठीक है और 1956 को कासिम साहब थे जो उधर के ना, उसने ये पेश की कि एक काम इसका मुकम्मल हो गया। ठीक है और जो प्रेसिडेंट थे वो थे, उसका नाम मुझे याद नहीं है, बहरहाल उसने 27 जनवरी को डिसॉल्व हो गई। ठीक है एंड विदाउट कंफर्मिंग के जो एक्सेशन को कंफर्म किए बगैर, अच्छा कंफर्म उन्होंने भी नहीं किया उन्होंने नहीं किया। और वो जो स्टेटस सॉरी आर्टिकल 370 की ऑब्लिगेशन को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा तो वो आर्टिकल 370 स्टेज ओके अच्छा। और यही लोगों का ये अप्रैल 2018 तक ये बात थी कि ये अब एब्रोगेट नहीं हो सकता। अच्छा उनके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी डिसीजन मौजूद है। नहीं, अभी तो सर ये जो बात है ना ये थोड़ी सी डेट्स आगे पीछे हो गई हैं, इसको ज़रा दोबारा बताइए कि कब ये हुआ, क्या नाम है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन, उसने कॉन्स्टिट्यूट ने नहीं किया इसको। देखें जी ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहीं बन गई थी, ये मेरा ख्याल इसकी डेट है, मैं आपको बताऊँ मेरा ख्याल 50 के अंदर या अच्छा ठीक है 51 में कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट जी जी ठीक है और इट वाज डिसॉल्व्ड ऑन 26 जनवरी 1957 ठीक है without taking a decision of Article 370. So Article 370 has granted special status जी to the state of Jammu and Kashmir. सही है ठीक है ना, तो वो उसे सिर्फ जो उसे ऑल्टर कर सकती थी वो कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कर सकती थी, ठीक हो जो आर्टिकल 370 के मुताबिक। हाँ ठीक है। अब हम स्पेसिफिकली आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल जबकि हुआ यहाँ पर यह कि इसको इंडिया ने न्यू दिल्ली ने इसको एप्लीकेट किया। उन्होंने कहा, उन्होंने उनके सुप्रीम कोर्ट ने किया, उन्होंने कह दिए टेम्परेरी फेस था या वॉट एवर इट इज, उसका मतलब मेरी रीडिंग है इट कुड नॉट बी दैट। और ये बहुत सारे इंडियंस भी ये मानते हैं कि इसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वह डिसीजन है कि, और उन्होंने अपनी एक लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिए कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए, एक लद्दाख के लिए बना दिए। सही। चलिए सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने इसकी हिस्ट्री पे बहुत अच्छी हमें एक सैर हासिल गुफ्तगू की और हमें इंसाइट्स दी, और बिल्कुल वो फैक्ट्स के साथ दी। दिस इज ऑल। और जो मैंने अपनी किताब जो लिखी है उसमें एवरीथिंग इज विद रेफरेंसेस। सही है। आई हैव नॉट एडिड एनीथिंग फ्रॉम दैट। ठीक है, मैंने अपने कमेंट्स जरूर दिए जी जी ठीक और है वो कमेंट्स इसलिए दिए जस्ट टू क्लैरिफाई। ठीक है और मगर ये जो कुछ है इट इज ए रिसर्च बेस्ड बुक, और डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल जेन्युइनली कोटेड है। सही है। और ये मैं आपको, अगर कोई भी मुझसे कहता है, मैं आई कैन शो इट फ्रॉम महाजन ओन बुक, आई कैन शो इट फ्रॉम व्हाट एलिस्टियर लैम्बर्ट है, ठीक है फिर आई कैन ऑल्सो शो फ्रॉम जो विक्टोरिया शॉफील्ड वगैरह ने लिखा है सही है कि ये पालम एयरपोर्ट पे वापस जा रहे थे। सही। फिर महाजन ने खुद लिखा है कि मैं 27 को, अच्छा एक और इससे बात करता हूँ, एक वहाँ एक राइट फॉर इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट था वेंकटेश नायक, ये बाद में उनका लोकसभा का मेंबर भी बना, एक रेलवे हादसे में इसकी डेथ हो गई थी। उसने जब ही वांटेड टू सी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ओके
वो कोई किसी साल में उसने अप्लाई किया तो उन्होंने कहा नहीं, तो ही वेंट टू दी गॉट दी परमिशन, तो वो मैंने अपनी किताब में भी छापा है। और वो एक ही था, और लेकिन उसने भी ये लिखा है, उसने इस पे बात नहीं की, उसने ये लिखा है कि महाराजा ने इसलिए साइन किया कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर उनका दिल्ली में था। अच्छा अच्छा। तो और वो दे बहरहाल इनको लोगों को ख्याल होता है जब आप कुछ चल रहे होते हैं कि ये किसी को क्या पता चलेगा। आप देखें ना 70 साल के बाद भी लोगों ने और ये मैंने मतलब ये तो नहीं कि मैंने कुछ देखा, मैंने भी किताबें पढ़ के देखा है ना। जी जी बिल्कुल। इट मींस द एविडेंस वाज अवेलेबल इन डिफरेंट बुक्स, मैंने उन्हें कलेक्ट कर लिया है। सही बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी खिदमत की आपने। वो एक मसला जो हम 70 साल से फेस कर रहे हैं, आपने उसकी जड़ को ही हिला दिया। हाँ, और अगर इससे अब हमें, हमारी गवर्नमेंट को और हमारे बड़े लोगों को चाहिए कि इसको इस्तेमाल करें कि कैसे आप इसको अक़वाम मुत्तहिदा में और आलमी बिरादरी में इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मेरा अपना ये ख्याल है कि वी मस्ट एटलीस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, बिल्कुल प्रोजेक्ट तो करें हाँ, ना, हकीकत को बताएं और आपको इससे साबित कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का, आपकी इस रिसर्च का, ये आपने कौम के लिए खिदमत की है। नहीं जी, और अल्लाह करे इसका कोई फ़ायदा हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर होगा। जब 70 साल बाद इतने आपने एविडेंस निकाल दी है तो इंशाल्लाह कभी ना कभी इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। अल्लाह करे। हम ये दुआ करेंगे कि इसका फ़ायदा जल्द से जल्द हो, ताकि कश्मीर और कश्मीरी वो भी आज़ादी की सांस ले सकें, और जो उन पर 70 साल से तसल्लुत है आर्मी का, इंडियन आर्मी का, उसमें वो ख़त्म हो सके। और इसके बाद मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें एज ए पाकिस्तानी इन मसाइल का पता होना चाहिए, हमारी स्टडीज़, हमारी रिसर्च इन चीज़ों पर होनी चाहिए, ताकि हम अपना मुद्दा, अगर गवर्नमेंट नहीं भी बयान करती, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम सोशल मीडिया के थ्रू भी दुनिया के साथ इस मुकदमे को लड़ सकते हैं अपनी अपनी हैसियत में, और इंशाल्लाह इसका कभी ना कभी ज़रूर फ़ायदा होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी, आपको इसमें से कोई फ़ायदा हुआ, तो इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस हवाले से कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं और कर्नल साहब से करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट में भी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर जवाब देंगे। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, थैंक यू सर। चलें इंशाल्लाह हम मिलेंगे दूसरी पॉडकास्ट में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।